साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। सेकंड चैप्टर लेक्चर नंबर 7 या वीडियो नंबर 7 में अपन पहुंच चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले, आज हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इससे रिलेटेड 4 डेरिवेशंस है। वो डेरिवेशन अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चारों ही इंपॉर्टेंट है, चाहे अपन आप सीबीएसई के हिसाब से मान लीजिए, चाहे आप जेईई नीट किसी भी एग्जाम के हिसाब से आप मान सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज ए पीवाईक्यू आपको हर एक एग्जाम के लिए इसके अंदर से मिल जाएंगे। ठीक है, आज जो लेक्चर होगा उसमें अपन पहले ये दो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में अगले 2 डेरिवेशन अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन चारों के क्वेश्चन मिला के एक साथ अपन नया लेक्चर लेके आएंगे। चलिए, अच्छा अब देखो, क्योंकि आपने देखा जो थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, बेसिक से बेस्ट तक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये भी बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, तभी तो अपन बेसिक से बेस्ट जा पाएंगे। तो पहले अपन एनर्जी क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो डिस्कस करते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। चलिए पहले मैं एनर्जी की बात करता हूं। देखिए बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, एनर्जी के बारे में पढ़ रखा होगा, तो वो ये वाला पोर्शन स्किप करके आगे आ सकते हैं। देखो एनर्जी क्या होती है, सिंपल अगर अपन डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको देने वाला हूं जिस एग्जांपल के बाद आपके लाइफ टाइम तक आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में एनर्जी होती क्या है। देखो इधर आ जाओ, आपसे मैं सिंपल एग्जांपल लेकर चलता हूं। ठीक है, सपोज ये एक मान लीजिए बेस है जिसमें से एक दीवार इधर है, ये आपका सरफेस होगी नीचे की, और एक बॉल यहां रखी हुई है। सपोज ये आपकी एक बॉल हो गई, यहां पे ये बॉल रखी हुई है, और इसी बॉल से अटैच करके मैंने क्या किया है, एक सपोज वुडन ब्लॉक है, क्या ये वुडन ब्लॉक है, ये रखा हुआ अटैच करके, और इसको मैंने किसी स्प्रिंग के थ्रू, इसको मैंने किसी स्प्रिंग के थ्रू अटैच कर रखा है। अभी जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग अभी रखी हुई है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। नॉर्मल पोजीशन मतलब क्या है, ना तो ये एक्सटेंडेड है और ना ही ये कंप्रेस्ड है, यानी इसमें अभी किसी तरह की भी एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी मतलब क्या हुआ, अभी देखो हो क्या रहा है कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में होने से क्या हो रहा है कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ना तो बॉल आगे जा रही है और ना ही ब्लॉक पीछे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ब्लॉक इस पे फोर्स जरूर लगा रहा है, ये ब्लॉक बॉल पे फोर्स जरूर लगा रहा है, पर इसके फोर्स से इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो आपका वर्क डन कितना काउंट होगा, 0। कितना काउंट होगा, 0 काउंट होगा। ठीक है, क्यों, फोर्स तो लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं भाई, अगर मैं इस दीवार के टच, अगर मैं इस बोर्ड के टच खड़ा हूं तो मेरा फोर्स बोर्ड पे है और बोर्ड का फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ मेरे ऊपर है, पर मैं इस बोर्ड के फोर्स से आगे डिस्प्लेस नहीं हो रहा हूं, तो मेरा बोर्ड का वर्क डन मेरे ऊपर कितना है, 0 काउंट होगा। आगे बात समझ गए। लेकिन अब मैं करता हूं कि देखो एनर्जी नहीं है इसलिए कोई वर्क डन नहीं कर पा रहा है, इसके पास एनर्जी नहीं है इसलिए कोई वर्क डन नहीं कर पा रहा है। पर अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा मैं वर्क डन करूंगा, मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा पीछे लेके आता हूं, जब मैं पीछे लेके आया तो ये स्प्रिंग है वो इस बार कंप्रेस होके सपोज, और आपका ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक इस पोजीशन में आ गया, ये जो आपका ब्लॉक है वो इस पोजीशन पे आ गया। आगे बात समझ में। अब यहां से मैं इस ब्लॉक को जैसे ही रिलीज करूंगा, यहां से मैंने कंप्रेस किया तो मैंने इस पे वर्क डन किया। जब आप किसी पे वर्क डन करते हैं आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो मैंने इसको एनर्जी दी, और अब मैं इसको यहां से जैसे रिलीज करूंगा ये जाएगा जाएगा जाएगा, और इस बार बॉल पे फोर्स भी लगाएगा और बॉल के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी लेके आएगा। मतलब इस बार इसका वर्क डन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब इसके पास एनर्जी आ गई है, और इसके पास एनर्जी कहां से आई है, जो मैंने इस पे वर्क डन किया है, तो मैंने मेरी एनर्जी इसको ट्रांसफर की है, मैंने इस पे वर्क डन करके
मेरी एनर्जी मैंने इसको ट्रांसफर कर दी है और अब उसके पास एनर्जी आ गई है, और जिसके पास एनर्जी आ जाती है वो वर्क डन कर सकता है। तो ये इसको पुश करके इसको मूव करवाएगा, यानी इस पे वर्क डन होने वाला है। तो अब मेरे हिसाब से इस एग्जांपल से आपको वर्क डन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि व्हाई इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पहले केस में ये वर्क डन नहीं कर पा रहा था, फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट नहीं था, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं थी। फिर मैंने इसको कंप्रेस करके मैंने वर्क डन किया, मैंने एनर्जी दी, और मेरी दी हुई एनर्जी का यूज करके वो इस बॉल पे डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा फोर्स लगा के। तो ये तो गई एनर्जी। अब एनर्जी होती है दो तीन टाइप की। कैसे कैसे होती है पढ़ा हुआ आपने। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी फील्ड के अंदर पोजीशन, किसी भी फील्ड के अंदर पोजीशन से जो एनर्जी स्टोर होती है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो ये नेल है, यहाँ पे एक नेल मैंने इस तरह से खड़ी कर दी यहाँ पे, और ऊपर से एक ब्रिक मान लो या ईंट, कोई भी वुडन ब्लॉक मान लो, ये h हाइट पे भी। अब ये h हाइट पे है तो आप सबने पढ़ा है कि इसके पास mgh एनर्जी है, और वो एनर्जी लेके जब ये नीचे आएगा और इसको हिट करेगा, सपोज हमने इसको ऐसे अरेंज कर रखा कि ये हिलेगी नहीं, ठीक है, समझ गई बात को आप। तो ये ब्रिक जैसे हिट करेगा तो ये जो नेल है वो नेल यहां से खिसक के कहां जाएगी, नीचे जाएगी। मतलब क्या हुआ, इस पे फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद में इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, तो यहां पे वर्क डन हुआ है। वो वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि इस ब्रिक के पास पोटेंशियल एनर्जी थी ड्यू टू इट्स हाइट, इसकी हाइट, और वो हाइट कहां पे, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इसकी एक पोजीशन थी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इसके पास एक पोजीशन थी h हाइट की, और उस पोजीशन के कारण इसके पास एक एनर्जी स्टोर हुई, क्योंकि इसको ऊपर ले जाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इस ब्रिक को अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट ऊपर ले जाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और जो भी वर्क डन आपने किया है वो आपका वर्क डन उसके पास कौन सी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और यही पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपने ये फोर्स, ये जो वर्क डन आपने किया है इस ब्रिक को ऊपर जाने में, वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट किया है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही फील्ड आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या बनेगा, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूं कि कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को आप यहां से यहां डिस्प्लेस करो, यहां से यहां इसे डिस्प्लेस करो, ए पॉइंट से बी पॉइंट आप डिस्प्लेस करो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन आप करोगे वही वर्क डन इस चार्ज के पास एज ए एनर्जी स्टोर होगा। और अब ये वर्क डन आपका किसके अगेंस्ट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हो। किसके अगेंस्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हो। तो इसके पास जो अब एनर्जी स्टोर होगी उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर है कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी फील्ड में, किसी फील्ड के अंदर आप वर्क डन करते हो, उसके अगेंस्ट आप किसी बॉडी में मूवमेंट लाते हो, तो एक एनर्जी स्टोर होती है, उसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अपना पहला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। पहला कौन सा है, टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थ्योरी में लिखाऊंगा जी, थ्योरी यहां लिखी हुई है, तो यहां से आप देखोगे तो ये थ्योरी आप यहां से लेके यूज कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जब टाइम मिले तो आप इसको लिख लेना, और फिर समझ लेते हैं इसको क्या है। टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम स्टार्ट करें। चलिए, अभी मैं एक ऐसा स्पेस इमेजिन कर रहा हूं जहां पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और उस स्पेस के अंदर एक पॉइंट है, वहां इनफिनिटी से एक Q1 चार्ज में लेके आता हूं, इनफिनिटी से एक Q1 चार्ज लेके आता हूं। जब मैं ये Q1 चार्ज लेके आ रहा हूं तो यहां पे पहले से कोई फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब E की वैल्यू यहां पे कितनी है, इस Q1 के लिए E की वैल्यू कितनी है, 0।
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पे लगने वाला फोर्स, इस चार्ज को लाने में जो फोर्स लग रहा है वो भी जीरो, और जब फोर्स लग रहा है वो जीरो है तो आपको किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना ही नहीं है, कि जब फोर्स जीरो है तो आपका वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो वर्क डन आप करते हो, अच्छा ये बात ध्यान रखना, जो वर्क डन आप करते हो वही वर्क डन एज ए एनर्जी स्टोर होता है। तो वर्क डन और एनर्जी एक ही बात होती है। वर्क डन यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है, और एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। आगे बात समझ में। तो यहां पे क्या है कि हम ये पहला चार्ज Q1 यहां लेके आए, जिसके लिए पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसको एक्सपीरियंस कोई फोर्स नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना, और कोई वर्क डन नहीं करना तो पहले वाले चार्ज को लाने में आपकी जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी हुई है, जीरो। ठीक है, तो पहले वाले चार्ज U1 यानी एनर्जी स्टोर और द U1 कितना है, जीरो। अब आता है खेल का मजा। अब आप एक और चार्ज Q2 यहां से लेके आओगे, और वो चार्ज आप सपोज यहां से R12 डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है, वहां लाके आप रखते हो, वहां लाके आप इस Q2 को लेके आते हो। अब आपको पता है कि जब आप Q2 लेके आ रहे हैं तो आपके लिए पहले से कौन वहां पे प्रेजेंट है, Q1 पहले से प्रेजेंट है। जब Q1 पहले से प्रेजेंट है तो अब आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यहां पे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब फर्स्ट वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप पे एक फोर्स भी लगेगा, आप पे इस Q2 चार्ज को लाने में आप पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, तो आपके पास फोर्स भी जीरो नहीं है। अब फोर्स जब जीरो नहीं है तो आपका किया हुआ वर्क डन भी जीरो काउंट नहीं होगा, क्योंकि अब आपको उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके इस Q2 को यहां लाना पड़ेगा। कौन से फोर्स के अगेंस्ट, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको Q2 को यहां लाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो अब इस Q2 को लाने में कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन टू ब्रिंग Q2 किसके अगेंस्ट करोगे, Q1 के अगेंस्ट। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला देखो आपने, बेसिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर चार्ज। तो यहां पे वर्क डन इजिकल टू क्या हो गया, Q इंटू वी। अब देखो Q तो कौन सा है, सेकंड वाला जो आप लेके आ रहे हो, और वर्क डन आप किसका गैस कर रहे हो, पहले। तो पोटेंशियल तो पहले वाले का चेक करोगे, जिस पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल तो आप चेक करोगे, किसका, जो पहला वाला चार्ज है उसका पोटेंशियल चेक करोगे। और वर्क डन किस पे कर रहे हो, सेकंड वाले चार्ज पे। तो यहां क्या आ गया, Q2 आ गया। तो W इज इक्वल टू, अब आपने पढ़ा है पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल बनता है, KQ अपॉन R। तो K की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, Q वहां पे कौन सा पहला वाला चार्ज Q1 है, और डिस्टेंस कितनी है 102 में, सॉरी कितनी डिस्टेंस है, ये देखो R12 डिस्टेंस पे आप लेके आ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन को अगर मैं अरेंज करूं तो K आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा, और उनके बीच का गैप आएगा। फिर मैंने कहा था कि जो भी वर्क डन करोगे वही वर्क डन आपका एज एनर्जी स्टोर होगा। यानी सेकेंड चार्ज को लाने में जो आपका वर्क डन हुआ है या जो एनर्जी स्टोर हुई है वो क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R12। तो अब इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने में, यानी दो चार्जेस Q1 और Q2 को R12 डिस्टेंस पे अरेंज करने में जो आपका टोटल वर्क डन हुआ दैट इज W1 प्लस W2। W1 तो आपका जीरो था और W2 आपका Q1 Q2 डिवाइड बाय उन दोनों पे गैप। और जो वर्क डन आप करते हो दैट वर्क स्टोर एज ए एनर्जी, तो वो W क्या बन जाएगा आपका, U बन जाएगा। और U की वैल्यू क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो तो Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज electrostatic energy stored between the two charges when they are placed at the R12 distance from each other। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बस यहां के बाद ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब वो कह रहा हूं कि दो तो आपने कर लिया, जैसे मान लो आप यहां जाओ, क्योंकि अब मैं सेकंड वाला डिस्कस कर रहा हूं, कौन सा, थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम बात कर रहा हूं। तो देखो दो तो आपने अरेंज कर लिए,
ठीक है। अच्छा, इसके भी आप डिटेल में अगर आप लिखना चाहो, जैसे एग्जाम में अगर आप सीबीएसई है या किसी स्टेट बोर्ड के हैं, तो डिटेल में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 3 चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, ये सब बातें मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, ये यहाँ पे सब कुछ लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैं आगे ऐड कर दूंगा। आ जाइए। हाँ, अब सॉरी ये थोड़ी था 3 चार्ज पार्टिकल। अब 2 चार्ज पार्टिकल का तो देखो, आप पहले वाले लाने में 0 वर्कडन करोगे, याद करो। Q1 लाने में आपका वर्कडन 0 रहेगा। फिर दोबारा आपने ये ही मान रखा है कि पूरा स्पेस खाली है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला का तो कितना हो गया वर्कडन आपका 0 हो गया। फिर दूसरे वाले का वर्कडन अभी आपने निकाला है कितना, W2 = K Q1, दोनों चार्जेस की वैल्यू और उनके बीच का गैप। अब मैं यहाँ पे तीसरा चार्ज सपोज यहाँ लेके आ रहा हूँ, वहां से वही अपना इन्फिनिटी से लेके आऊंगा, तो मैं इन्फिनिटी से Q3 चार्ज यहाँ लेके आऊंगा। जब यहाँ मैं Q3 लेके आ रहा हूं तो क्या होगा, इस Q3 को लाने में Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ होगा, इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी आपको वर्कडन करना पड़ेगा और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी आपको वर्कडन करना पड़ेगा। तो यहाँ की डिस्टेंस मान लो आप R13, ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी R12 थी और ये डिस्टेंस आपकी R23 हो गई है। ठीक है, तो अब आपका वर्कडन जो होगा, तो क्या लिखोगे आप, वर्कडन। चलो मैं उसी में रहता हूं आपको ताकि इजी रहेगा ग्रेजुएशन लिखने में भी आपको। तो यहाँ आ गए ना, तो यहाँ ये सब लिखा हुआ है कि W1 तो आपका 0 हो गया, W2 आपका इतना हो गया। अब W3 की बात कर रहे हैं, तो देखो थर्ड चार्ज को लाने में वर्कडन करेंगे Q1 और Q2 अगेंस्ट। क्योंकि जब थर्ड चार्ज आप लेके आ रहे हो तो Q1 पहले से है, Q2 पहले से है, Q1 Q2 अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो वही बेसिक मेथड है, थर्ड चार्ज का वर्कडन अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज, थर्ड चार्ज का वर्कडन अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों चार्ज की वैल्यू ले लो, पहले की और तीसरे की, और उनके बीच का डिस्टेंस ले लो। ये अपन ने पहले ड्राइव कर लिया, ये क्या ना वही सेम आएगा, तो ये 13 आ गया। अरे भाई ये आपका Q1 था, ये आपका Q2 था, ये R12 था, ये आपका Q3 था, ये R13 था और ये डिस्टेंस आपकी R23 थी। आगे बात समझ में। तो पहले तीसरे में R13, अब दूसरे तीसरे में R23। तो आप यहां आ जाओ, तो ये हो गया वर्कडन ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड कितना होगा, K की वैल्यू आएगी, दोनों चार्जेस की वैल्यू आएगी और दोनों के बीच का गैप कितना है, R23। ठीक है, तो अब अगर मैं टोटल वर्कडन पूछूं तो टोटल वर्कडन कितना होगा, W1 + W2 + W3 फर्स्ट के अगेंस्ट, W3 सेकंड के अगेंस्ट। W = ये 0 हो गया, ये K हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, R12 हो गया, K हो गया, Q1 हो गया, Q3 हो गया, R13 हो गया, K हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, R23 हो गया। तो W = यहां देख रहे हो कि आप K कॉमन ले लीजिए। ठीक है, K कॉमन लेने के बाद में क्या दिख रहा है आपको, ये पेयर बन रहा है 1 2 का, 1 3 का और 2 3 का। मेरे हिसाब से इजी एक्सप्रेशन आ गया। और यही वर्कडन जो आप कर रहे हो वो ही वर्कडन किस में स्टोर होगा, एनर्जी में। कैपिटल यू क्या है, एनर्जी। तो यही वर्कडन किस में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये हमारा 3 चार्ज पार्टिकल का कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो आ गई। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 4 पार्टिकल है, 5 पार्टिकल है, तो जो उस केस में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना। आपको दिख गया कि यहां आप एक पैटर्न समझ गए हो कि जितने भी चार्जेस हैं उनके पेयर बनाओ, फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ। क्योंकि सेकंड का फर्स्ट से बन गया तो सेकंड का थर्ड से बनाओ, अब थर्ड का बन गया फर्स्ट के साथ तो थर्ड का बनाओ सेकंड के साथ। अगर मान लो ऐसे, अगर आपके पास कितने चार्ज पार्टिकल हो, 4 हो, तो 4 में क्या होगा, K तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बनेगा, पहले का दूसरे के साथ, पहला ये आ गया, पहले का तीसरे के साथ ये आ गया, उनके बीच की डिस्टेंस, पहले का चौथे के साथ उनके बीच की डिस्टेंस। अब दूसरे का, क्योंकि 4 पार्टिकल माने अपन ने, दूसरे का पहले के साथ हो गया, दूसरे का तीसरे के साथ ये आ गया, दूसरे का चौथे के साथ ये आ गया। अब देखो, अब चौथा है तो चौथे का पहले के साथ आ गया, सॉरी तीसरा बाकी रह गया, तीसरे का पहले के साथ आ गया, तीसरे का दूसरे के साथ आ गया, तीसरे का चौथे के साथ नहीं आया, तो तीसरे का चौथे के साथ अब आ गया।
और अब किसके पास गया, चौथा देखो, तो चौथे का पहले के साथ भी है, चौथे का दूसरे के साथ भी और चौथे का तीसरे के साथ भी। तो अगर 4 पार्टिकल होंगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला रहेगा। इजीली है, आपको याद करना, बस पेयर बनाने हैं और आपको लिखने हैं, फिर इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में है वो पुट करनी है और आपको आंसर निकालना। ठीक है, अगले 2 डेरिवेशन अपनी क्लास में करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।